नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके VBI प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कल के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था बच्चों। और कब किया था? 1897 ईस्वी में। इसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो अंग बंगाल आंदोलन हेनरी डेरोजियो ने, किसने? हेनरी डेरोजियो ने शुरू किया था बच्चों। उसके बाद अब लॉन्ग प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए पहला लॉन्ग प्रश्न है आपका, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? पाश्चात्य शिक्षा का मतलब वो बच्चों पश्चिमी शिक्षा, जो आप लोग अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा लेकर के आया गया था, वहां के ईसाइयों के द्वारा जो शिक्षा यहाँ पे लागू किया गया बच्चों, तो उससे क्या हमारे जो जातिगत विचार थे, मतलब जो हम लोग छुआछूत को मानते थे बच्चों, ठीक है, जातिगत जैसे ऊंच नीच जाति को मानते थे, उससे क्या कम हुआ है? अगर आप इससे सहमत हैं तो कैसे हैं, अगर सहमत नहीं है बच्चों तो कैसे सहमत नहीं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, पाश्चात्य शिक्षा के कारण पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचार और आधुनिक विज्ञान भारत आया। शिक्षित भारतीय दुनिया में के अन्य मार्गों के राष्ट्रीयता, जनमत आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से परिचित हुए। ईसाई धर्म प्रचारक, जो ईसाई धर्म के प्रचारक आए थे बच्चों ने, यहाँ पे देखिए संत कोलंबस जो कॉलेज आपका खुला हुआ है, ठीक है, रांची में संत जेवियर कॉलेज खुला हुआ है। तो इससे बहुत सारे कॉलेजों ने जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कॉलेज खोले और यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। देखिए बच्चों, उन लोग जो कॉलेज खोलते थे वहां पे कोई भी जातिगत विचारधारा नहीं थी, मतलब आप उच्च जाति के हैं या तो नीच जाति के हैं, आप आदिवासी हैं या तो आप उच्च जाति के मरवारी हैं, सिंह हैं, ठीक है, मतलब वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को वहां पे जाकर के पढ़ सकते थे बच्चों। अभी भी कई प्रकार के स्कूल खुले हुए मिशन, ठीक है, तो ईसाई धर्म का ही वह देन है बच्चों, ठीक है। देखिए धर्म प्रचारक आदिवासी समुदाय निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार से मैं इस बात से सहमत हूं कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाए। देखिए बच्चों, कैसे हम लोग सहमत हैं कि वहां पे देखिए उन लोग कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं करते थे, मतलब जो भी आना चाहते हैं वो सारे वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, सभी उनके लिए समान थे। तो वो शिक्षा हमारे अंदर आया बच्चों, उसको हम लोगों ने ग्रहण किया और हम लोग भी अब क्या किए, जातिगत जो विचार थे बच्चों, जातिगत विचार थे, मतलब हम लोग उच्च और नीच जाति को मानते थे, वह बहुत हद तक क्या हुआ है, कम हो गया है। क्लियर है बच्चों? समझ के आपको लिखना है, जितना ज्यादा आप समझ के लिखिएगा बच्चों उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। मतलब 3 नंबर का है तो 3 में से 3 आपको फुल में से फुल मिल सकता है और ज्यादा आपको आध भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ज्योतिबा फुले की पुस्तक बच्चों गुलामगिरी, उसके माध्यम से वह समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के गुलामों की दुर्दशा के सामने बताने का प्रयास किया है। वह संदेश देना चाहती है कि दलित जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। मतलब जिस प्रकार से भारत में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग करते थे, अब नहीं करते हैं, छुआछूत को माना जाता था। जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वही ब्राह्मण के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे दलित के बच्चे नहीं जा सकते थे। अगर जो जिस रास्ते में चल रहे हैं दलित के बच्चे, दलित चल रहे हैं, उस रास्ते का धूर मतलब बढ़ा जाता था। जिस कुआं से अगर दलित पानी पी रहे हैं उस कुआं से ब्राह्मण पानी नहीं पीते थे, ठीक है। उसी प्रकार से वहां किस प्रकार से भेदभाव होता है अमेरिका में, वहां पे कलर के आधार पर भेदभाव होता है। मतलब गोरे लोगों को यहाँ पे जिस प्रकार से ब्राह्मण का ये कद है बच्चों, उस प्रकार से वहां पे गोरे लोगों की मान्यता है और वहां पे गोरे और काले लोगों में कलर के आधार पर वहां पे मतलब भेदभाव होता है बच्चों, ठीक है। तो ज्योतिबा जो फुले बच्चों अपनी गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार
प्राप्त हो, चाहे वह उच्च जाति को, नीच जाति को, चाहे वह गोरा हो तो काला हो। क्लियर है? उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? तो देखिए बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ये महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। उन्हें स्वर्णों के साथ बैठने उठने की इजाजत नहीं थी। अछूतों के घर की ओर जलाशयों सर्वेक्षणों के अलग और दूर होती थी। मंदिरों की अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। अछूतों के शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें समाज के समान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। इसमें से दलितों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार के छुआछूत है, भेदभाव व्यापक है और जातियों की पूर्वाग्रहों की जगड़ मजबूती है। देखिए बच्चों, जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो क्या थे? महार जाति के थे। वहां पे क्या था, ये मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था निम्न जाति को। आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन अब पूरी तरह से छुआछूत समाप्त हो चुका है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में भी क्या है? छुआछूत के विरुद्ध अगर आप छुआछूत करते तो आप पर केस हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। छुआछूत नहीं करना है, सभी हमारे भाई हैं, सभी हम लोगों को मिल करके ही रहना है। बच्चों, पढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारे समाज में अभी त्रुटियां हैं उसको हम लोग को दूर करना है और उससे दूर करके एक अच्छे समाज बनाना है। यही पढ़ने का मतलब है। ठीक है, किताबी दुनिया तो किताबी दुनिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से उन्होंने आंदोलन 1927 में चलाया था। देखिए बच्चों, आपका सोशल साइंस का एक और वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिए बच्चों। डिस्क्रिप्शन में मैं सोशल साइंस क्लास 8 सोशल साइंस VVI क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं, और तो आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये वीडियो मतलब सब मिलाकर के, क्योंकि सोशल साइंस में आपका भूगोल है बच्चों, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, तो आपका तीन वीडियो आएगा। एक वीडियो और आएगा, ये दूसरा वीडियो है। 3 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। उसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर सिलेबस से बाहर दे दिया जाए, टर्म 1 का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हो सकता है बाहर जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एक न्यूज दिखाता हूं बच्चों। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन भिड़ा नहीं साइंस में, ज्यादा लगभग 5-6 क्वेश्चन ही भिड़ा। तो देखिए बच्चों, जो 50 में से 32 नंबर का जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्या था? आउट ऑफ सिलेबस था। मैं दिखा देता हूं, आज के पेपर में दिया हुआ है। देखिए बच्चों कि प्रश्न पत्र गलत देने पर जैक अध्यक्ष से मिला संघ, यानी कि उर्दू में क्या था बच्चों? आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ है, आपका जो साइंस है बच्चों उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस था। एक भी क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन था, लेकिन 5-6 7 ही क्वेश्चन इसी तरह से था जो आपके सिलेबस से था। बाकी बात सारा आपका टर्म 1 का क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया था। तो क्वेश्चन किसी का भी नहीं बढ़ा है। जितने भी यूट्यूब पर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, किसी का भी क्वेश्चन नहीं बढ़ा। कारण क्या है? जो सिलेबस यहाँ पे जैक के द्वारा जारी किया गया था उसके अनुसार क्वेश्चन को नहीं दिया गया और उससे बाहर क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ऐसा होगा तो बाहर तो जाएगा ही, लेकिन मैं आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूं। आपका अब एक पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो एक और वीडियो आएगा और एक वीडियो पहले आ चुका है। 3 वीडियो आप लोग देखिए, इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल और नागरिक शास्त्र। ठीक है, सारा कुछ 3 ही वीडियो में मैंने आपका पूरा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को समेट लिया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, इस पर एक अलग वीडियो में बना दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, कि कब आप हो सकता है तो साइंस और उर्दू का क्वेश्चन आपका जो गलत क्वेश्चन आया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया था, इसका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। तो कब इसका एग्जाम फिर से लिया जा सकता है, कैंसिल होगा कि नहीं, इस पर एक अलग वीडियो में बना दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? तो देखिए बच्चों, 1893 में अमेरिका के शिकागो में शहर में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में अपने अभिभाषण में प्राचीन भारतीय अध्यात्म विशद विवेचना अपने तर्कों व दृष्टानों के द्वारा मूर्ति पूजा, बहुवेदवाद आदि के सिद्धांतों का समर्थन किया। और उनके अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही हैं। मनुष्यों की ही सेवा ईश्वर की ही सेवा, मतलब जो हम लोग मनुष्य की सेवा करेंगे वही ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार से जो स्वामी विवेकानंद ने बच्चों विश्व धर्म सम्मेलन में अपने बातों को प्रस्तुत किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? तो देखिए बच्चों, दयानंद सरस्वती ने अशिक्षा को भारत के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण मानते हैं। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब वो स्त्रियों को पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने एंग्लो इंडियन भाषा की शिक्षा व्यवस्था को शामिल किया। उनका विचार था कि सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह आदि शिक्षा के माध्यम से ही ठीक किए जा सकते हैं। अतः उन्होंने शिक्षा विशेषकारी
स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उसका मानना था बच्चों जो हमारे समाज में सती प्रथा चल रहा था, जाति प्रथा चल रहा था, छुआछूत चल रहा था, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसको अगर बढ़िया करना है, इसको समाप्त करना है, तो क्या करना है बच्चों, जो 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 स्त्रियों को पढ़ाना ही पड़ेगा। जो हमारे समाज में शिक्षा का जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा और सभी को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यही उसका मानना था, इस वजह से उन्होंने शिक्षा पर विशेष योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना किन किन माध्यमों से किया है। तो देखिए बच्चों, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, निजी जातियों के लिए आंदोलन किया, शिक्षा प्रसार के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया। बच्चों इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना किया था। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कि परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। तो देखिए बच्चों, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों के में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों को परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा। तो देखिए बच्चों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत में समझने, भारत को समझने एवं और सांस्कृतिक संस्कृति सीखने तथा शासन को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने जरूरी समझा। मतलब वो हमारे संस्कृति को समझना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपने हमारे जो पुराने ग्रंथ थे बच्चों, इसको पढ़ा और ताकि बेहतर तरीके से इस पर शासन किया जा सके। मतलब इसकी क्या कमी है उसको देखने के लिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी। तो देखिए बच्चों, कांग्रेस अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसके देख करके रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। पहले बहुत ज्यादा छुआछूत था बच्चों, तो वहां पे क्या था, जाति के आधार पर वहां पे बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस वजह से रामस्वामी नायकर ने इसे देख करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर बच्चों, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों, तांबा किस तरह का खनिज है। तो तांबा एक आपका धात्विक खनिज है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में लोह अयस्क कहां पे पाया जाता है। तो लोह अयस्क आपका नौवा मुंडी में पाया जाता है बच्चों। नौवा मुंडी आपका कौन से जिला में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है बच्चों। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में, मतलब पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में दोनों में ही पाया जाता है आपका लोह अयस्क, और खास करके नौवा मुंडी में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहां पे होता है। तो कोडरमा में होता है, गिरिडीह में होता है और हजारीबाग में होता है बच्चों। कोडरमा को जो है ना बच्चों, वो भारतीय अबरक की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अबरक, चूना पत्थर, कोयला आदि कैसे खनिज है। तो यह अधात्विक खनिज है। इसमें धातु, अबरक आपका धातु नहीं है, चूना पत्थर आपका धातु नहीं, कोयला धातु नहीं, लेकिन एक खनिज है, ठीक है। खनिज किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे मेटल कह सकते हैं, ऐसे मेटल ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जैसे भूपर पट्टी से निकलने वाले ऐसे तत्व को हम लोग खनिज कर सकते हैं जिससे मनुष्यों को फायदा हो, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपका खनिज है, लेकिन यह अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज जिसमें धातु हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से कहां पे होता है। तो लहरदगा और गुमला में होता है बच्चों। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहां पे होता है। तो घाटशिला में होता है। झारखंड में तांबा का उत्पादन कहां पे होता है बच्चों, घाटशिला में होता है। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया आपका कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। तो कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है बच्चों। कि बगैर कोयला का कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है। मतलब एनर्जी कहां से आएगा, गर्म कैसे करेंगे, सारा कुछ आपका हीट वूट कहां से मिलता है, कोयला से होता है। बिजली का उत्पादन भी कोयला से ही होता है, तो इसलिए कोयला को क्या कहा जाता है बच्चों, उद्योग का जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस तरह का ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को क्या किसे कहा जाता है बच्चों, कोयला सोना, ठीक है। ये काला सोना मतलब कोयला को भी काला सोना, कोयला को भी काला सोना कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोयला ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कोयला गैर परंपरागत मतलब क्या हो बच्चों, जो पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कोयला हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, बहुत पुराना लगभग, ठीक है। और उसी क्या कहते हैं, जो पहले से यूज करते आ रहे हैं जिस ऊर्जा के स्रोतों को, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो हाल फिलहाल में खोज हुआ है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, बायोगैस हो गया, ये सब हाल फिलहाल में जो खोज हुआ बच्चों, जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं।
हैं। तो यहाँ पे जो आपका कोयला है बच्चों, ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। बाकी बस ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपका क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो यह एक आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये हाल फिलहाल में ही खोज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण नहीं करता है, तो गैर परंपरागत जो हाल फिलहाल में खोज हुआ है बच्चों ऊर्जा के स्रोत, वे क्या करते हैं बच्चों, वे आपका प्रदूषण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैविक सामग्री यानी कि मृत पौधे, जंतुओं का अवशिष्ट, गोबर, रसोई अपशिष्ट आदि का विघटन कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये क्या करता है बच्चों, मीथेन गैस। कौन सा गैस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये मीथेन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा गैस, मीथेन गैस यानी कि CH4। ठीक है, तो मीथेन गैस उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो देखिए बच्चों जैविक तत्वों के अपघटन एवं कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ से बनने वाले ईंधनों की जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जिससे आपका कोयला हो गया बच्चों, ठीक है, कोयला हो गया आपका, और भी जैसे बायोगैस हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जीवाश्म ईंधन है। मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, पृथ्वी से ये मतलब पेड़ पौधे दब गए थे, जीव जंतु दब गए थे, और हाई प्रेशर के कारण क्या हुआ बच्चों, एक कोयला बन गया, यानी ये कोयला बन गया, कुछ हीरे बन गए। हीरा कैसे बनता है मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कोयला ही हीरा का एक रूप है। ठीक है, मतलब कि हीरा ही आपका एक कोयला का रूप है। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जो पहले से दब के रह गया है। ठीक है, देखिए भूगर्भ में दबे रहने के कारण परिवर्तित होकर के जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष तक, मतलब लाखों वर्ष तक क्या होता है, जो पेड़ पौधे दब गए हैं, जीव जंतु दब गए हैं, वही आगे चल के कोयला बनता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन है। देखिए बच्चों, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला क्या है बच्चों, सौर ऊर्जा है, दूसरा पवन ऊर्जा है, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा है, और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा, और पांचवा क्या है बच्चों, परमाणु ऊर्जा है, और छठा आपका बायो गैस है। ये सब आपका मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जो हाल फिलहाल में यूज करने सीखा गया है इसका, और हाल फिलहाल में इसका खोज हुआ है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। तो पहले रिपीट हो रहा है गुमला और ये लोहरदगा, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बच्चों। काला सोना आपको किसे कहा जाता है बच्चों, पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम को कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि उद्योग की जननी के नाम से किस खनिज को जाना जाता है, तो कोयला को। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक ऊर्जा में 40% से अधिक भाग इसी से प्राप्त होता है, यह कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कोयला को किसे क्या कहा जाता है बच्चों, उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है बच्चों, देखिए तो पहले हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को देखते हैं, फिर हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को देखिए बच्चों कि ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। मतलब जो पहले से चले आ रहा है प्रयोग में, वही ऊर्जा के स्रोत को परंपरागत कहते हैं। मतलब नहीं कहते परंपरा चल है इरंगे करल जाए पूजवा। अरे देहाती होगा तो समझ गए होंगे बाबू, शहरी होगा फिर भी समझ गया होगा। परंपरा चल कर घर में इरंगे है कि परंपरा चला आ रहा है कि इसी प्रकार से इस रीति रिवाज से पूजा किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे। अब देखिए अगला पॉइंट है कि यह सीमित एवं सामान्य संसाधन, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसका जो भंडारण है बच्चों वो सीमित है, इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि यह अनवीकरणीय है। देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब हो गया जिसे फिर से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक बार उपयोग करने से फिर से इसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। अनवीकरणीय हो गया जो इसका एक बार उपयोग कर लिए वह समाप्त हो गया, फिर से उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। चौथा पॉइंट है कि इसके प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। पांचवा पॉइंट है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है बच्चों। अब चलिए हम लोग देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के को देखते हैं कि क्या इसमें अगला क्या क्या मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर है। तो देखिए बच्चों कि ऊर्जा के वे स्रोत जो नई तकनीकों के विकास के साथ ही वर्तमान समय में उपयोग में लाए जा रहे हैं, वे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मतलब डिफिनेशन हो गया। पहले आपको दोनों में डिफिनेशन लिख देना है। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने इस प्रकार से बताया, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार परंपरागत, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग परंपरागत। ठीक है, यहाँ पे परंपरागत, यहाँ पे गैर परंपरागत। ठीक है, यहाँ पे फिर एक नंबर यहाँ पे दीजिएगा, फिर यहाँ पे एक नंबर। ठीक है,
फिर यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जगह नहीं था लाइन खींचने के लिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है कि यह असीमित है, असमय पे, मतलब ये कभी नहीं समाप्त होगा और इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लिए कि यह नवीकरणीय है, मतलब एक बार यूज करने से इसको क्या कर सकते हैं, फिर से यूज हम लोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि यह प्रदूषण मुक्त है, मतलब जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है बच्चों, इससे प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला पॉइंट कि यह इसका एग्जाम्पल देखिए कि यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसका मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ पहले हम लोग धात्विक को देखते हैं, फिर हम लोग अधात्विक को देखेंगे बच्चों। लॉन्ग प्रश्न में 5 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखिए धात्विक खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं और शुद्ध करने पर धातु प्राप्त होते हैं, मतलब यह अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, जिसे क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर गैंग आपका डिफिनेशन लिखने को आ जाए कि गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में छिपे, मतलब अयस्क में छिपे अशुद्धियों, यानी कि जो प्रदूषण है बच्चों, कर सकते हैं एक तरह से अशुद्धियां, ठीक है, उसी को क्या कहा जाते हैं, उसी को गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज में क्या होता है बच्चों, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने पर इसे धातु प्राप्त होता है। यह कठोर, लचीला, विद्युत का सुचालक, उष्मा का सुचालक, चमकीला होता है और इसका बार बार पुनः चक्रण में उपयोग किया जा सकता है। इसमें अगला पॉइंट है बच्चों की सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम भी लिख लीजिएगा, ठीक है, आदि इसके उदाहरण है। और आप देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अधात्विक खनिज को। देखिए बच्चों, देखिए अधात्विक खनिज में मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है और इसमें धातु नहीं मिलती है, मतलब अधात्विक खनिज होता है बच्चों, उसमें कई प्रकार के तत्व मिले होते हैं, इसमें धातु नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मुलायम, भांगुर, विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों कि इसका केवल एक ही बार प्रयोग करना संभव है, अधात्विक खनिज का, और धात्विक खनिज का हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कोयला, अब्रक, फॉस्फेट आदि इसके उदाहरण है बच्चों, किसका, अधात्विक खनिज का। ठीक है, कोयला, अब्रक, फॉस्फेट क्या है, अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं से मनुष्यों की आय होती है उन्हें कैसी क्रिया कहते हैं। तो जिन क्रियाओं से मनुष्यों की आय होती है बच्चों, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिससे हमें आय प्राप्त हो रहा हो, पैसा प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, आर्थिक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कुछ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, अरे आर्थिक क्रिया दिन ब दिन करते रहना पड़ता है, पैसा कहां से प्राप्त होगा, भूखे मर जाएंगे क्या सर। बात तो सही है ना चाचा, बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा हो। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते और दोस्तों में शेयर भी करो। एक वीडियो और आएगा कुछ देर के बाद, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण दें। तो प्राथमिक क्रिया के उदाहरण आपका कृषि हो गया, ये खनन हो गया, ये पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब क्या है बच्चों, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ मतलब जो, जैसे कृषि हो गया, जो पहली बार क्रिया किया, जो, ठीक है, पहली बार मतलब पहली बार, एक एग्जांपल से समझिए। देखिए मतलब पहली बार उत्पादन किया जा रहा हो। देखिए बच्चों, एक किसान है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गन्ने का उत्पादन किया। गन्ने के उत्पादन करने के बाद गन्ने को काट लिया बच्चों, उसके बाद उसे क्या किया, मिल में ले गया। कहाँ पे, मिल में ले गया चीनी बनाने के लिए। उसके बाद चीनी बन गया और चीनी बन करके क्या हुआ, बाजार में उसे बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे जो गन्ने का उत्पादन हुआ उसे क्या कहते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य। जैसे मछली पालना, ये सब जमीन से जुड़ा हो गया, ठीक है, किसी पशुपालन हो गया, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, ठीक है। नहीं कहते नेता लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब सीधा खेती उती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसी को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद मिल में ले गया, जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त हुआ माल, उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। और फिर उसके बाद जो बाजार में बेचा जाता है बच्चों, उसे तृतीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि कैसी क्रिया है, तो अभी मैंने बताया कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। उद्योग एक कैसा क्रिया है, तो यहाँ पे जो गन्ने का निर्माण किया जा रहा है वो क्या था बच्चों, उद्योग था, तो उद्योग आपका क्या हो गया, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए बैंकिंग, आदि संचार, व्यापार आदि कैसी क्रिया है, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे हम लोग चीनी का, ठीक है, बाजार में बेच रहे थे, तो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। बैंकिंग, आदि संचार भी आपका तृतीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। और तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चाय, कॉफी, रबर किस प्रकार की कृषि की फसलें हैं, तो यह रोपण कृषि की फसलें हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी खेती कहते हैं, तो झूम खेती कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेशेदार फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि किस रेशेदार फसल को ये सुनहरा रेशा कहा जाता है? ठीक है, तो पटसन को, ठीक है, पटसन को कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने किया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। देखिए आपका सोशल साइंस थोड़ा लंबा है, यहाँ पे हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, सिविक्स भी है, ठीक है, नागरिक शास्त्र भी है, ठीक है। तो इस इतना लंबा होने के कारण एक वीडियो में सक्सेस नहीं हो पा रहा, मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसे भी आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप चैनल पे, यहाँ चैनल जहाँ पे लिखा हुआ ना पीसीएम विजन, वहाँ पे टच कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे जाकर के दिख जाएगा, वीडियोस में जाइए, दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक वीडियो इसके बाद और अपलोड होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।